हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश गौड़, एमटेक इन डिजिटल कम्युनिकेशन, आज आपके लिए लेके आया हूं मैं ऐसा टॉपिक जो कि एनटीएससी स्टेज 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज हम यहाँ बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स 1D की, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि काइनेमेटिक्स 1D का जो सिलेबस के अंदर जो पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। मतलब जनरली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 13 to 14 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। उसमें से भी बच्चों कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो अकेले इस काइनेमेटिक्स 1D से ही आ जाते हैं। तो इसीलिए हम आज अगर इस क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं तो उसका सबसे पहला टॉपिक हमने काइनेमेटिक्स 1D लिया है। चलिए इसके थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हम डील करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा डिस्कशन इन सारे ही टॉपिक्स के साथ में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है मोशन। बिकॉज 9th क्लास के अंदर सीबीएसई की अगर बात करें तो काइनेमेटिक्स 1D का जो चैप्टर है उसका जो नेम है वो मोशन ही है। तो यही इसका सबसे पहला टॉपिक है बच्चों। अब यहां क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बेसिकली मोशन है क्या, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो बड़ा सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम तो हम ऐसा कहते हैं कि ऑब्जेक्ट एक मोशन में है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और सराउंडिंग, देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, रेस्ट पर होगा। बड़ी नॉर्मल सी डेफिनेशन है, हम सब जानते हैं। लेकिन टेक्निकल बात, कई बार बच्चों से पूछा जाता है, बोलते हैं कि सर मूवमेंट को मोशन कहते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाने को मोशन कहते हैं। पर टेक्निकल बात करें कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और ऑब्जर्वर और सराउंडिंग अगर वो अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है तभी हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर रेस्ट पर है। अब यहां आइडिया जो है मोशन और रेस्ट का वो दोनों ही एक रिलेटिव टर्म्स है। बिकॉज हम जानते हैं कि किसी एक ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो हो सकता है कि वो ऑब्जर्वर ने उसको रेस्ट पर अज्यूम किया हो। जैसे अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको लग रहा हूं कि सर आप बिल्कुल रेस्ट पर है क्या, लेकिन सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं रेस्ट पर हूं नहीं। अगर मैं बात करता हूं अर्थ के बाहर किसी रेफरेंस फ्रेम की तो मैं तो अर्थ की वेलोसिटी के साथ में जो उसकी रोटेशन स्पीड है या जिस पे वो रिवॉल्व कर रही है उस स्पीड पर मैं तो मूव कर रहा हूं, तो मैं रेस्ट पर तो नहीं हुआ। तो जो ऑब्जर्वर है उसने उसको जो ऑब्जर्व किया है उसी से इसका आइडिया पता चलता है कि मोशन में है या रेस्ट पर है। बड़े सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको यहां पर बताता हूं कि हम सब लोगों ने जर्नी की है। हम हमेशा खासकर ट्रेन में बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं। तो ट्रेन के अंदर हम देखते हैं कि मान लीजिए आप अपनी मदर के साथ में जा रहे हैं, आमने सामने के आप सीट्स पर बैठे हुए हैं, आपने आपकी मदर को देखा तो वो स्टेशनरी आपको नजर आई, ट्रेन चल रही है काफी तेज स्पीड पे, लेकिन आपने आपकी मदर को देखा, मदर वहां पर स्टेशनरी थी। लेकिन ऑब्जर्व करना आपका एक हो गया, आपने उन्हें रेस्ट पर देखा। लेकिन मैं बात कर लूं अगर किसी और पर्सन की जो कि बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, विंडो में देख रहा था आप लोगों के कंपार्टमेंट में, और उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि आपकी मदर, आप और ट्रेन तीनों ही एक ही स्पीड पर मूव कर रहे हैं। मतलब आपकी मदर क्या हो गई, मोशन में हो गई। तो अकॉर्डिंग टू यू तो वो रेस्ट पर थी, लेकिन बाहर जो ऑब्जर्वर था उसने उनको क्या देखा, मोशन में देखा। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन और रेस्ट आइडियल टर्म्स नहीं है या एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहां तक सारी बात समझ। ये सारी चीजें आपको वैसे भी आती है, स्टेज 1 आप लोगों ने क्लियर किया है, आपके अच्छे मार्क्स उसमें आए हैं, तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। बट एक शुरुआत के इंट्रोडक्शन में मैं इन सबको थोड़ा सा क्विक रिविजन में कवर कर लेता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां मैं इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहां ये बताऊंगा कि क्या पोजीशन ऑब्जेक्ट की होती है और क्या उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अभी हम जब आपको मोशन के बारे में बता रहे थे तो मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दो टर्म मैंने यूज किया था। तो अकॉर्डिंग टू मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के
ऑब्जर्वेंस पे, मतलब उसने क्या उसको ऑब्जर्व किया है उस पर डिपेंड करता है। तो लेट सपोज जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर, और मैंने आपके सामने एक्सेस बना दिए। एक्सेस में फायदा ये होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बहुत आसानी से समझा देते हैं। हम अच्छे से जानते हैं जनरली इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस हम लोग लेते हैं। ये हमारा भाई ऑब्जेक्ट है, कोई परेशानी यहां पर नहीं। ये इसकी एक पॉइंट है जहां पर इसकी लोकेशन है। वाई एक्सिस से इसकी कुछ डिस्टेंस होगी और एक्स एक्सिस से इसकी कुछ डिस्टेंस होगी। लेट सपोज ये डिस्टेंस इसका वाई है और ये डिस्टेंस इसका एक्स है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चों? इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई। कोई परेशानी यहां पे नहीं। हमने यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स आपके सामने डिफाइन कर दिए जो कि है एक्स कोमा वाई। अब ऑब्जर्वर ने इसकी पोजीशन को डिफाइन किया, उसने इसको देखा। हमने मान लिया कि हमारा ऑब्जर्वर ओरिजिन पर है, तो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन इसके जो पोजीशन है वो ये वाली है। दिस वन इज द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब ये यहां से अपनी लोकेशन को चेंज करता है या पोजीशन को चेंज करता है, किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। अब वो कोऑर्डिनेट्स किसके रेफरेंस में चेंज हो रहे हैं? वो इस ऑब्जर्वर या इस पॉइंट ओ ओरिजिन के रेफरेंस में चेंज हो रहे हैं, तो उसका कुछ नया पोजीशन आ जाएगा यहां पे। आई बात समझ में? जिसको हम पोजीशन वेक्टर के भी नेम से जानते हैं, आर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोजीशन क्या है? पोजीशन उन पॉइंट्स की बात है या उस लोकेशन की बात है जिसको किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर पर डिपेंड होके हम देखते हैं। सो इट इज द पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ये होती है पोजीशन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की भी बात कर लें। इसको भी बड़े सिंपल से एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है। सर्कल में घूमा, इस पॉइंट से उसने शुरू किया था, पूरा घूम के वापस इसी पॉइंट पर वो आ गया, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट लेट सपोज वहीं आ गए। तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस तो जो उसने सर्कल में पूरा ये सरकमफ्रेंस ट्रेवल करके जब वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो इस पूरी सरकमफ्रेंस की जो लेंथ है दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? अच्छे से जानते हैं, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट में जीरो कहते हैं, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन आपके सामने अब क्लियर हो गए। तो दो पॉइंट्स हमने यहां देख लिया। एक देख लिया व्हाट इज मोशन, रेस्ट, और साथ में पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की। तो स्पीड तो हम सब अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ा। 7th क्लास में सबसे पहला एनकाउंटर हुआ था स्पीड, जिसमें हमें बताया गया था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम स्पीड कहते हैं। उसके बाद में वेलोसिटी के बारे में 9th क्लास में हमें बताया गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट एक बार आपको समझ में आ गया तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी कहेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में सिंपल सा एक फर्क है कि स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाता है, यानी स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। यहां तक सारी बातें आपको क्लियर है। अब यहां जो इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं वो है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या है। हमने स्पीड और वेलोसिटी दोनों को ही दो कैटेगरी में बांटा है। एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, एक होती है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, जैसे आप कहीं व्हीकल पे जा रहे हैं और व्हीकल में सब जगह आपने देखा होगा एक नजर हमारी कंटिन्यूसली एक चीज पर होती है जो कि सुई होती है या डिजिटल होता है, जिसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। जानते हैं हम सब लोग। वो स्पीडोमीटर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आप 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं, या 70 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं, या 72 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं, या कहीं रुक गए तो 0 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज एवरेज? तो एवरेज का मतलब ये हुआ, जैसे यहां से आप लेट सपोज जयपुर जाते हैं। जयपुर एक बहुत अच्छी जगह है, सब लोग घूमने जाते हैं, चाहे इंडिया में कहीं भी रहते हो। तो जयपुर में मान लीजिए हम आज कोटा में हैं, लेट सपोज वी आर इन कोटा।
कोटा से आप गए बच्चों जयपुर, कोटा से हम गए जयपुर। हम जानते हैं कोटा से जयपुर की जो डिस्टेंस है ऑन एन एवरेज 250 किलोमीटर है। ठीक है, आपने आपकी कार उठाई और कोटा से जयपुर जा रहे हैं। आप जाने पर आपने वेरिएबल स्पीड्स में मूवमेंट किया। कभी आप 50 किलोमीटर पर आवर पे चले, कभी 70, कभी 90, कभी 100, कभी 0, कहीं रुके भी तो होंगे चाय वगैरह पीने के लिए। तो हमने वेरिएबल स्पीड्स में ट्रेवल किया। स्पीडोमीटर ने इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें बताते गए। फाइनली हम जब अलग अलग स्पीड्स पे गए, लेकिन हमने टोटल 5 आवर्स लिए इस 250 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो एवरेज स्पीड बच्चों यहां पर क्या हो जाएगी, 250 डिवाइडेड बाय हम 5 कर देंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। ऑन एन एवरेज हम 50 किलोमीटर पर आवर पे गए हैं। हो सकता है कभी स्पीडोमीटर पे हमें देखने पर 50 किलोमीटर पर आवर नजर ही नहीं आया हो, लेकिन ये हमारी क्या थी, एक एवरेज स्पीड थी। और एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऑब्जेक्ट के मोशन में आपको पता होगा कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। अगर वो जाके लौट के वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा है स्टेज 1 में। लेकिन तो एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड भी आपके सामने क्लियर होगी, फॉर्मूला भी आपके सामने क्लियर होगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड और वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन। हम यहां पर अब डील करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या है, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से हमने 5 इंपैक्ट पढ़े थे कि वो रेस्ट पर है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन पे तो रेस्ट पर आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसका साइज चेंज हो जाएगा, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। तो फोर्स बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या देता है, वो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड या वेलोसिटी में चेंज आता है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज v माइनस यू अपॉन टी। क्विक रिवीजन हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है आराम से। v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हमने एक्सेलरेशन को यहाँ पर ऐसा डिफाइन कर दिया, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होती है क्योंकि वेलोसिटीज का रेशियो, वेलोसिटीज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक तरह का एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, कांस्टेंट रेट से अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, अगर कांस्टेंटली नहीं आ रहा है तो फिर कांस्टेंट नहीं होगा। और एक बात सिंपल सी है, अगर ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है ना बच्चों, नेट फोर्स अगर उसका कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोर्स अपॉन मास, पुरानी सारी चीजें वापस से रिवाइंड हो गई। फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता, मास हमेशा सेम रहता है, तो फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो वहां से हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें। अब इसका जो स्पेशल केस है ना बच्चों, जहां पर इसकी बात की जा रही है, वो है फ्री फॉल एक्सेलरेशन। जी हाँ, हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन अंडर ग्रेविटी करते हैं तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है जो कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़्यादा दिल पे नहीं ले जाना अपने को इसको। ऐसा नहीं है कि सर जी तो चेंज होता है, हम तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, ठीक है हो जाता है, ज़्यादा हाइट पे हो जाता है, डीप में भी हो जाता है। हम यहाँ पर नॉर्मल बातें कर रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स लगा के लॉन्च किया, मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ, स्मॉल जी कांस्टेंट होगा, जिसका वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, बोलो बच्चों, स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम सब जानते हैं भाई, ये तो कांस्टेंट होता है स्मॉल जी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो फ्री फॉल एक्सेलरेशन होता है, हम सब ने पढ़ा है भाई, न्यूटन ने भी तो देखा था। सबसे पहले एक एप्पल था बेचारा जो ऊपर से नीचे गिरा, नीचे की तरफ आया, तो अर्थ ने उसको अट्रैक्ट किया था, इस वजह से वो नीचे की तरफ आया, तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगा जी, जो था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, हमेशा क्या होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। तो जी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें क्योंकि रिवीजन बड़ी सिंपल सी बातें हमने हमेशा पढ़ी है। तो बढ़ते अब आगे,
यहां के बाद में अब ग्राफ्स हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मैं ये सोच रहा हूं कि अब हम न्यूमेरिकल्स को डील करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही हैं। न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं और न्यूमेरिकल्स के थ्रू सारे कंसेप्ट को सीखते हैं। आ रहा है आपके सामने सबसे पहला न्यूमेरिकल, जो कि है ये। अ बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल। अरे यार, स्कूल की बातें हो गई, अभी तो स्कूल बंद है, मजा आ रहा है। स्कूल की बात हो गई कि बच्चा एक चलता है स्कूल की तरफ, एक डिस्टेंस उसका स्कूल से घर का और घर से स्कूल का है 6 किलोमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। एंड वॉक्स बैक विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में जब वापस आ रहा है तो 4 किलोमीटर पर आवर पे आ रहा है। मजे की बात बताऊं, जब स्कूल जाता है ना तो बड़ा मन नहीं होता बिल्कुल शुरुआत में। बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छे बच्चे हो और स्कूल जाने में मजा आता है तो ये ऑर्डर रिवर्स होगा। जाने में तो 4 किलोमीटर पर आवर, जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे, 4 किलोमीटर आएंगे, अरे यार स्कूल से वापस आने में 2.5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बेटा मैक्सिमम बच्चों के साथ क्या होता है ना कि जाएंगे तो नहीं मम्मा नहीं जाना, नहीं जाना, आज सर में दर्द है, नहीं जाना, पेट में दर्द है, आज नहीं जाना। तो वो जाएंगे 2.5 किलोमीटर पर आवर से, अरे स्लो चलो यार नहीं जाना। और जब उधर से रिटर्न लौट के आएंगे ना तो चलो चलो जल्दी चलते, घर चलते, घर चलते, 4 किलोमीटर पर आवर पे आएंगे। तो उसी हिसाब से मैंने न्यूमेरिकल आपके सामने डिजाइन किया है। सो इस पूरी ही जर्नी में एवरेज स्पीड क्या रही, व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, हमें यहाँ पर उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। और ये एवरेज स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर में निकालनी है बच्चों। यूनिट्स के बारे में जानते, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पता है हमें सब सारी बात। और 18/5 से, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं आगे। तो भाई ये है सिचुएशन कि ये है बाई चांस उसका घर, दिस इज हाउस ऑफ दैट बॉय, एंड यहां से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है स्कूल। कोई परेशानी? ये हाउस उसका, इधर स्कूल, ठीक है। यहां से यानी जाने की जर्नी में उसकी जो स्पीड है बच्चों वो है 2.5 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड क्या है? 2.5 किलोमीटर पर आवर। कोई समस्या नहीं? चलिए, फिर जब स्कूल की घंटी बजी, स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चा रिटर्न हुआ तेजी से दौड़ता हुआ, लेकिन आया कांस्टेंट स्पीड से ही। इनके जो ऑटो वाले ड्राइवर साहब हैं वो चलाते एक ही स्पीड में, कम या ज्यादा नहीं करते। तो उधर से लौट के वापस आए 4 किलोमीटर पर आवर पे। इसकी एवरेज स्पीड निकालो। मैं 2 मेथड से बताऊंगा, एक तो स्लो मेथड, एक होगा फास्ट मेथड। जब स्लो मेथड समझ में आ जाएगा तो फास्ट मेथड को अप्लाई करेंगे, और हमें वहां तो जल्दी सोल्व करना है तो फास्ट मेथड अप्लाई करेंगे एनटीएससी में। लेकिन पहले स्लो मेथड तो आता हो, है ना, तो पहले स्लो मेथड देख ले जल्दी से, फिर फास्ट मेथड देखिए धीरे धीरे। चलिए, तो यहां ये बात हुई, समझिए जरा। अच्छा, ये इसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 6? नहीं नहीं नहीं, जाना और आना कितना हुआ टोटल? 12। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया सर? 6 + 6, जाना और आना दोनों तरफ का ऐड करो आप। कर दिया हमने, ये आया 12 किलोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टोटल डिस्टेंस आ गया 12 किलोमीटर। उसके बाद में टाइम टाइम टाइम, क्यों टाइम? टाइम के पीछे रीजन ये है कि जब भी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना हो, जब भी ये पूछा जाए तो माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक होना चाहिए फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये माइंड में आना चाहिए सबसे पहले, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो। कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, अगर ये फॉर्मूला माइंड में है तो हम आंसर निकाल लेंगे। अब टोटल टाइम, अच्छा ये बताओ, जो शुरुआत में कम स्पीड से चला था तो टाइम ज्यादा लगा होगा ना, ठीक है, तो टाइम अलग होगा। उधर से इधर आया तो 4 किलोमीटर पर आवर फास्ट आया तो टाइम कम लगा होगा। तो दोनों का टाइम हमें चाहिए। तो टोटल टाइम पहला होगा T1 जो गया था, फिर होगा T2 जिसमें वो वापस आया था। तो टोटल टाइम T1 + T2, ठीक है। तो हो गया ये कितना? T1 का वैल्यू निकाल लें। T1 का वैल्यू, जाने में डिस्टेंस 6, स्पीड 2.5, ये T1 आया, ठीक है। T2
जाने में स्पीड 4, डिस्टेंस 6/4 है, कोई परेशानी। T1 आया 6/2.5, T2 आया 6/4, ठीक है। T1 और T2 दोनों हमारे सामने। अब हम लगाएंगे हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था, याद रखना है जब भी कोई न्यूमेरिकल आए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? 12। टोटल टाइम कितना? 6/2.5 प्लस 6/4। ठीक है। अब तो मैथमेटिक्स है, यहां तक फिजिक्स खत्म हो गई, हम सोल्व करके निकाल लेंगे। तो ये तो आपका स्लो मेथड, अभी निकालते हैं, टेंशन मतलब। तो ये तो हुआ आपका स्लो मेथड, जो हमने थोड़ा सा फास्ट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फास्ट मेथड, तो स्लो पढ़ेंगे। तो देखो जरा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारी फास्ट मेथड की, सेकंड मेथड, फास्ट मेथड। डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऐसी सिचुएशन जब आधी जर्नी किसी एक स्पीड से आधी हो, आधी जर्नी किसी और स्पीड से आधी हो, मतलब कि हमें हाफ डिस्टेंस किसी स्पीड से दे रखी हो, रिमेनिंग हाफ किसी और स्पीड से दे रखी हो, तो ऐसे टाइम पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सब बच्चे जानते हैं इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 2.5, ठीक है, इंटू 4। कैसे? 2 इंटू 2.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, यानी 2.5 प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहां होगा 2 इंटू वी1 क्या है भाई? 2.5 इंटू वी2 क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस 4। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया 20 डिवाइडेड बाय 6.5। ठीक है, ये हो गया ऊपर कितना? 20, और नीचे हो गया 6.5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 20/6.5, तो जरा देखना है इसको कि कितना होगा। ये एक बार ऐसे एजम्पशन लगाते हैं। 24/13 जो होगा ना बच्चों, वो 2 से तो छोटा होगा। ठीक है, अब यहां आप देख रहे हैं तो 6.5 इंटू 2 करते हैं तो 13 आता है। ठीक है, 6.5 इंटू 3 करेंगे, 6.5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं 15, 1, ये 19.5, यानी 3 से बड़ा। अब यहां पर 3 से बड़ा कौन सा? ये तो एग्जैक्टली 3 है, तो वो तो आया नहीं, 4 होगा नहीं। 40/13, क्योंकि 40/13, 13 3 जा 39। ठीक है, तो 40/13 यहां पर ये ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सा हमें फास्ट कैलकुलेशंस करनी है, हमें पूरा सॉल्व नहीं भी करना है, हमें एजम्पशन लगाने, लेकिन करेक्ट एक्यूरेसी के साथ। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में हम गलत कर जाए। टाइम ज्यादा खींचना ठीक है, बट गलत करना सही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर निकाल देंगे और क्या हो जाएगा? 40/13। चलिए, तो ये हुआ हमारा ये वाला न्यूमेरिकल। ऐसे इसको भी सोल्व कर लेना। ठीक है, एनटीएससी स्टेज 2 में इस मेथड से मत करना, ये तो मैंने सिखाने के लिए कि क्या कंसेप्ट है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको कंसेप्ट भी सिखाने थे, तो किया। चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो। बाई चांस ये फॉर्मूला अगर माइंड से निकल जाए तो फिर इसको अप्लाई करके निकाल लेना, ये तो बिल्कुल फंडामेंटल है ही सही। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए हैं, लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल था। अब मूव करते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफ्स, कि सर ग्राफ्स पे तो कोई न्यूमेरिकल कराओ ताकि हमें ग्राफ्स क्लियर हो जाएं। तो उस पर एक बहुत ही फेमस कंडीशन वाला मैं आपके सामने ग्राफ लेके आया हूं कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of the ball during the flight if the air resistance is ignored। बड़ा ही फेमस ग्राफ है बच्चों ये। इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की जा रही है। इसने ऑप्शंस की बात की है, मैं ऑप्शंस आपके सामने बना देता हूँ। लेट सपोज पहला ऑप्शन है ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। लेट सपोज दिस वन इज द ग्राफ। बी बना देते हैं, बी हो गया, दिस वन इज द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सी बना देते हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और डी बना देते हैं
ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये डी ऑप्शन, ये 4 ऑप्शंस मैंने आपके सामने बना दिया। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो सिचुएशन को जरा समझो। सबसे पहले वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है। जो सिचुएशन हमें यहाँ पर गिवन है, सबसे पहले उस सिचुएशन को हम यहाँ क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे हमारे सामने। उसने ये कहा कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, यानी ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फेंका। ऊपर फेंकने के लिए यार कोई वेलोसिटी तो रिक्वायर्ड है, ऐसे तो नहीं जाएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ यही कहता है ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर है, फोर्स लगाओगे तभी जाएगा। तो इस पर हमने फोर्स लगाया, इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी। लेट्स सपोज दैट इनिशियल वेलोसिटी इज u। ऊपर फेंकते ही जैसे हमारे हाथ से ये ऑब्जेक्ट निकला, इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो उसने बोला है इग्नोर करो, एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करो। तो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, एयर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा, तो उस टाइम पर ग्रेविटी ही होगा जो इसको अपोज कर रहा होगा। तो वो कहां लगेगा, वो तो नीचे लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जी नीचे लग रहा होगा। जी के नीचे लगने की वजह से ये जो वेलोसिटी है ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। यू से आपने इसको फेंका है, ये वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, फाइनली जीरो होगी। जब ये इसकी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा उस टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो चुकी होगी, जीरो। धीरे 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 कम होती जाएगी। हम जानते हैं कि फोर्स लग रहा है जो रिटार्डिंग फोर्स है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। उसके बाद में जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन फोर्स तो ना जीरो हुआ, फोर्स तो लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। फोर्स लगने की वजह से अब ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू होगा बच्चों, नीचे आएगा और वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अब की बार डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। पूरी सिचुएशन क्लियर है। तो हम यहां पर जब इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कौन सा बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो ये वेलोसिटी यहां आई, ये टाइम यहां आया। कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हमें शुरू करना है, तो जीरो तो नहीं होगा, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। कुछ वेलोसिटी से शुरू हुआ यहां से, लेट्स सपोज हमने इसको शुरू किया u, ठीक है। उसके बाद में जब ये u से शुरू हुआ तो वेलोसिटी क्या कांस्टेंट रही, क्या नहीं, फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स है, ये वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करता हुआ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं रहा, तो यहीं से हमारा ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया। लेकिन आगे बनाते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, स्लोप कांस्टेंट होगा, डिक्रीज होगा और फाइनली एक पॉइंट तक पहुंचेगा जहां पर वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। सीधा मान लेना इसको, ये वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, ठीक है। उसके बाद में वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन अब रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ती जाएगी, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम ग्राफ को देख सकते हैं। ऐसे एक्सेलरेशन की बात करें तो जी तो कांस्टेंट लग रहा है, 9.8 उसकी वैल्यू है, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका ग्राफ भी आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी आराम से बना सकते हैं। बना सकते नहीं बना सकते, बोलो। जी लग रहा है किधर, नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जी लग जाएगा माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी हो गया। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना हो, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा हो, तो एरिया अंडर द कर्व लगाते हैं। पता है ना हम सब लोगों को, बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो ऐसे हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हो गई थी, लेकिन 3 इक्वेशन के बाद में एक इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन और कहते हैं, ये भी आती है। जानते हैं कुछ बच्चे एप्लीकेशन की फॉर्म में इसको यूज करते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। तो उस पर डिपेंडेंट ये मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिया है, देखो जरा इसको। अ बॉडी स्टार्ट फॉलिंग from height h and travels distance h/2 during last second of motion, then in second the time in second of travel is, total time हमें निकालना है कि कितने टाइम उसने ट्रेवल किया। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो फोर्थ इक्वेशन मोशन की बात कर लें पहले से जल्दी से। तो फोर्थ इक्वेशन मोशन होती है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth टाइम, जैसे थर्ड सेकंड में कितना निकला, या फिफ्थ सेकंड में कितना निकला, या लास्ट सेकंड में कितना निकला। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल को बताते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जैसे मान लो आपको बोला थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो, बॉडी ने थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया ये कैलकुलेट करने को आपको बोला जाए,
तो पहले टोटल 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो, टोटल 2 सेकंड में कैलकुलेट कर लो, और फिर टोटल 3 में से टोटल 2 वाला माइनस करोगे तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट इन द 3rd सेकंड होगा। ठीक है, तो इसी चीज से हमने डिराइव करके एक फॉर्मूला हम लेके आए हैं, जो कि फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला है एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 4 ऑप्शंस पहले मैं आपके सामने यहां पर दे देता हूं। 4 ऑप्शंस लेट सपोज है √2 + 3, √2 + 2, √2 एंड √3। दीज आर द ऑप्शंस। देखते हैं इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपके सामने आया। कलर मैं दूसरा ले लेता हूं सॉल्व करने के लिए। ये मैंने कलर ले लिया ब्लैक कलर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला u + a/2 इंटू 2n-1, दिस वन इज द फॉर्मूला। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो शुरुआत में रेस्ट से फॉलिंग फ्रॉम हाइट h फॉल कर रहा है, तो रेस्ट से फॉल करता है। किसी हाइट से अगर ऑब्जेक्ट गिरता है तो हम ये मानते हैं कि u 0 है। फॉलिंग फ्री फॉल कर रहा है भाई, तो u उसका क्या है, 0 है किसी भी ऑब्जेक्ट का। नीचे आया, स्पीड बढ़ती गई। ये लेट्स सपोज जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वाला सेकंड है, n सेकंड में ऐसा हुआ है, तो ये जो लास्ट वाला सेकंड है, ये लास्ट सेकंड ही nth सेकंड है। हमें इसके अंदर निकालना है हमारा कि उसने कितना इसमें डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसने कहा भाई इस nth सेकंड के अंदर h/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, nth सेकंड। तो सिचुएशन मतलब कुछ इस तरीके से समझ सकते हो आप यहाँ पे कि सर, ये थोड़ा सा मैं डिलीट करके जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अब आपको ले आता हूं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है जो गिरा, स्पीड बढ़ती जा रही, फाइनली ये जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, टोटल ये डिस्टेंस है h, और हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया किसमें, nth सेकंड में, लास्ट वाले सेकंड में, nth सेकंड में उसने h/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो बताइए कि उसका टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल कितना था। इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहां पर अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाला 4th इक्वेशन ऑफ मोशन यहां हम अप्लाई करेंगे। तो शुरुआत वाली सिचुएशन जो h वाली है, यानी टोटल h डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 0 प्लस nth सेकंड में, nth सेकंड के अंदर इट विल बी h/2। फॉल कर रहा है 0 से, अंडर ग्रेविटी है तो g/2 इंटू nth सेकंड है तो 2n-1। समझ में आया क्या। मैं nth सेकंड के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि लास्ट सेकंड में भाई बच्चों उसने h/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो h/2 इज इक्वल टू 0 प्लस g/2 इंटू 2n-1। कोई परेशानी यहाँ पे नहीं। टोटल h डिस्टेंस है n सेकंड में टोटल, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से h क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर या un प्लस हाफ n स्क्वायर। n का u का वैल्यू 0 है, हाफ n स्क्वायर की बात करेंगे तो h क्या हो गया, हाफ जी n स्क्वायर। कोई परेशानी, समझ में आया। h/2 आ गया g/2 इंटू 2n-1, और h आ गया हाफ gn स्क्वायर। बस अब तो क्या करना है, मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, सिंपल रखेंगे, h का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 1/4 gn स्क्वायर। अच्छा, मैथमेटिक्स थोड़ी सी फास्ट रखनी पड़ेगी स्टेज 2 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ध्यान रखना। एक बार कंसेप्ट अप्लाई किया उसमें टाइम ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम नहीं लेना, क्योंकि सिंपल ही होती है कैलकुलेशन। तो 1/4 gn स्क्वायर इज इक्वल टू रखो g/2 इंटू 2n-1। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। g से g गया, 2 से ये गया 2 टाइम्स, तो n स्क्वायर, फास्ट जल्दी से, माइनस 4n और प्लस 2। क्या इक्वेशन बन गई मेरी, बोलो सर, जल्दी कर दिया। समझ लो यार, थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो फास्ट करना पड़ेगा। तो n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2, n का वैल्यू निकालना है। या तो टुकड़े तोड़ने में लग जाओ या फिर डायरेक्ट से श्रीधराचार्य, मैं तो ये कहूंगा श्रीधराचार्य लगाओ, माइनस बी लगाते चलो सीधा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, लगा दिया, डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे 2 से, ये तो 2 आ गया, 16 माइनस 8 रूट 8 मतलब 2√2, तो 4 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 2, 2 से इधर कटा 2 प्लस 2√2 का 2 से 2 कटा तो 2 प्लस √2, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी √2 प्लस 2। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा बच्चे,
थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, तभी एनटीएससी स्टेज 2 में हमें ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, टाइम कम है, एक्यूरेसी के साथ मैथमेटिक्स में बचाओ, थोड़ी सी ये फास्टर कैलकुलेशन तो हमें लगानी होगी। बच्चों को समझ में आ गया होगा, सिंपल, दोबारा करके देख लो, नहीं हो तो डाल दो उस पर चैट बॉक्स पे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सर आपने ग्राफ पे तो क्वेश्चन करा दिया, अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी क्वेश्चन कराइए तो हमें और क्लैरिटी आएगी। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। इक्वेशन मोशन हमें याद है ना, लर्न करा देता हूँ फटाफट से। फर्स्ट इक्वेशन मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। करेक्ट है ना, कोई परेशानी इसके अंदर नहीं है। मोशन अंडर ग्रेविटी में भी लगाना आता होगा आपको। g, जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ g चलते हैं तो प्लस का साइन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ g चलते हैं तो माइनस का साइन, एक्सेलरेशन की जगह g आ जाता है। बस ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। चलो इक्वेशन देखते हैं। अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट p for some time and after which it deaccelerate at constant rate q and comes to rest. If total time elapsed is t, then maximum velocity acquired by the car will be। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से हम इसको कर सकते हैं। अब एक कार है जो एक्सेलरेट हो रही है, रेस्ट से हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियल उस कार की जो स्पीड या वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। हम यहाँ u को क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे भाई, कोई परेशानी वाली बात। हमने u को यहाँ जीरो ले लिया, जो कंडीशन है वो लेके चलो। इनिशियली रेस्ट पर है, इनिशियली क्या है, रेस्ट पर, तो हमने u को क्या ले लिया बच्चों, जीरो ले लिया है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद में ये कह रहा है कि एक्सेलरेट होके गया, ये p इस पे एक्सेलरेशन लगा, उससे उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसकी स्पीड लगातार बढ़ती गई और फिर बढ़ने के बाद में वो किसी टाइम t तक हुआ या t1 टाइम तक हुआ, उसके बाद में उस पर डी एक्सेलरेशन लगाया। डी एक्सेलरेशन कितने अमाउंट का लगाया भाई, q अमाउंट का यहाँ पर डी एक्सेलरेशन लगाया। डी एक्सेलरेशन के लिए मैं थोड़ा सा कलर आपके सामने चेंज ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर रेड कलर लेगा, डी एक्सेलरेशन नेगेटिव, रेड कलर यहाँ पर लेके चलेंगे। तो भाई ये इससे u जीरो से आगे बढ़ा, फाइनली ये t1 टाइम तक हुआ ऐसा, और यहाँ वेलोसिटी हो गई इसकी v, u से क्या हो गई, v हो गई। फिर उसके बाद में अब यहाँ के बाद से रिटार्डेशन हुआ है, लेकिन बच्चों जब रिटार्डेशन होता है तो उसमें वेलोसिटी कम होती जाती है और फाइनली फिर ऑब्जेक्ट जीरो हो जाता है, फिर वो रेस्ट पर चला जाता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ये फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। इस टाइम पर एक्सेलरेशन लग रहा है बच्चों p, और बाद में रिटार्डेशन लग रहा है q। ये q क्या है यहाँ, ये है रिटार्डेशन। ठीक है, ये क्या है, इट इज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये इधर फोर्स लगा रहा होगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो गई, यहाँ आ गया। ठीक है, इसमें जो टाइम लिया इसने वो टाइम था t2। सिचुएशन सारी समझ में आ गई ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स पर जो फोर्स लग रहे हैं कांस्टेंट होने चाहिए, तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है। यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तभी ऐसा हो सकता है। फिर आप कहेंगे सर यहाँ तो कांस्टेंट रहा ही नहीं। अरे यार, एक टाइम इंटरवल के अंदर तो कांस्टेंट था, यहाँ से यहाँ t1 में तो कांस्टेंट था, तो यहाँ सेपरेट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। यहाँ के बाद यहाँ भी कांस्टेंट रिटार्डेशन था, तो यहाँ भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। ठीक है, ओवरऑल नहीं था तो ओवरऑल लगा भी कहाँ रहे हैं, जितने टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट है वहीं तो अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो कर सकते हैं हम। चलिए, तो ये दो सिचुएशंस में हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहली सिचुएशन की बात करें तो भी सर आप ब्लैक पेन से लो इसको, ये मैंने ले लिया, ये मेरा ब्लैक पेन आ गया। ब्लैक पेन से मैं इसको देख रहा हूँ, शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t1 तक चला, इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली v, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दूंगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ब्लैक, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए रेड, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। चलिए निकालिए उस टाइम पर वेलोसिटी का टर्म क्या होना चाहिए भाई, उस टाइम पर इनिशियल तो जीरो प्लस एक्सेलरेशन लगा p, कितने टाइम तक हुआ, ये t1 टाइम तक, कोई समस्या, जीरो से t1। ठीक है, तो ये t1 टाइम तक हुआ। हमने यहां से t1 टाइम निकाल लिया, वो आ गया v बाय p। ये मेरा पहला t1 टाइम निकालने की चीज सामने आ गई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रिटार्डेशन की बात करें, सर पेन चेंज कर दो, ये मैंने पेन चेंज कर दिया, रेड पेन। ठीक है,
रिटार्डेशन की कहानी, अब यहाँ कोई वेलोसिटी पहुंच गई, उसके बाद ये वेलोसिटी कम होती जाएगी। अब आप समझ गए, यहाँ पर ये बात कर रहा मैक्सिमम वेलोसिटी की। तो बच्चों ये जो v है ना, यही मैक्सिमम होगा, क्योंकि 0 से बड़ा t1 टाइम में एक वेलोसिटी ले ली, फिर कम हो गया, 0 हो गया। तो इस टाइम पर जो ये वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जो हमें निकालनी है। तो उस वेलोसिटी की अब बात कर लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर t2 टाइम निकालना है। फाइनली क्या हो रहा है, 0। अगेन मैं वही लगाऊंगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन मोशन की कहानी को, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन का रोल क्या है। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो फिर उसका ही रोल आएगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहां देखते हैं, अब ये फाइनली 0 हो जाएगी। u कितनी है, सिचुएशन यहां से शुरू हो रही है, तो ये मेरी वेलोसिटी है जो u स्टार्टिंग वाली है, तो इसको मैंने ले लिया v। रिटार्डेशन है, नेगेटिव का साइन, q इंटू t2। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? यस। तो t2 कितना निकला, t2 तो सिंपल निकल गया सर, v बाय q, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, t2 आ गया v बाय q। सिचुएशन बिल्कुल ऑल क्लियर। अब इसके बाद में उसने ये कहा कि भाई टोटल टाइम इलेप्स्ड अगर t है तो निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी। ये यहाँ पर इसने एक एक काम की चीज दे दी सॉल्व करने के लिए। तो चलिए भाई इसको यूज करने के लिए वापस, अब तो सर आंसर आने जा रहा है तो सब कुछ पॉजिटिव है, ले लेते हैं ब्लैक पेन। अब क्या होगा सर, व्हाइट ले लो, व्हाइट तो दिखेगा ही नहीं ना यार, है ना। तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। कोई समस्या, t1 प्लस t2 टोटल टाइम। भाई यहां से यहां तक का t1, यहां से यहां तक t2, उसने बोला कि ये t है, रख दो वैल्यूज, तो ये हो गई v बाय p प्लस v बाय q। निकालना क्या है भाई, निकालना है v, निकाल लो, सॉल्व कर लो। एलसीएम ले लिया, ले ले, पी क्यू एलसीएम आ गया, v कॉमन आ गया, पी क्यू एलसीएम आ गया, v कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, पी क्यू की वजह से ये तो हो गया q, ये हो गया p। ठीक है, कोई समस्या? इधर ये किसके इक्वल चल रहा है भाई, ये t के इक्वल चल रहा है, तो v आ गया p q इंटू टी अपॉन p प्लस q। ये आ गया आपका आंसर। So maximum velocity will come out to be v, that is max, is equals to क्या आ गया, p q t अपॉन p प्लस q। ये आ गया आपके सामने मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगता है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। अगर टुकड़ों में है फाइनाइट टाइम के लिए तो टुकड़ों में लगा के सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने ऑलमोस्ट लगभग मैं समझ रहा हूँ कि मैंने सारे ही न्यूमेरिकल्स जो जितने तरह के इसमें बनते हैं वो कवर कर लिए हैं। एक टॉपिक लास्ट में आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तभी ट्रेवल करती है जब एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय आर। हम जानते हैं ये सेंट्रीपिटल कंडीशन है, mv स्क्वायर बाय आर, उस पर फोर्स लगता है तभी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। ये जो फोर्स है ये उसकी स्पीड में चेंज नहीं करता, उसकी केवल वेलोसिटी यानी डायरेक्शन में चेंज करता रहता है, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस वेलोसिटी के। इस बात का ध्यान रखें, स्पीड में चेंज नहीं आता, नो चेंज इन स्पीड। और अगर स्पीड में चेंज नहीं आता तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। भाई स्पीड में चेंज लाने के लिए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगाना होगा, तब नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पर सर्कुलर मोशन बनेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। आगे बात करेंगे इस पे। और एंगुलर काइनेमेटिक्स की बात करें तो तीन चीजें होती हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। सब हम अच्छे से जानते हैं इनके बारे में। एंगुलर काइनेमेटिक्स भी सिंपल वही फॉर्मूलेज पे डिपेंड करती है। एस रिप्लेस हो जाता है थीटा से, वी रिप्लेस हो जाती है ओमेगा से, ए रिप्लेस हो जाता है अल्फा से। आपस में रिलेशनशिप भी हमें पता है, सब पता है कि नहीं पता बोलो, पता है। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पता है,
है ना, पता है ये सब। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। रेडियन में होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये सारी बातें होती है न्यूमेरिकल्स। इस पर जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका ये कवर होगा। तो इस तरीके से हमने काइनेमेटिक्स 1D के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए आपको ऑलमोस्ट कोशिश की है कि आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो आएंगे ज़्यादा टफ नहीं होगा, सिंपल ही आएगा। इन क्वेश्चंस को करो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, आपको और अच्छा लगेगा। फिर लाइव क्लास के अंदर हम और इसमें डिस्कशन कर लेंगे बच्चों। सो मैं वाइंड अप कर रहा हूं यहां पर हमारा ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे जो आपके अपलोड होगा फोर्स एंड एनएलएम का, आप उसको देख सकते हैं। हमारा जो मोशन फाउंडेशन चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियोस, अच्छी अच्छी चीज़ों पे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे बच्चों, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। जितने हमारे वीडियोस आते हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।